दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। और आज का ये जो वीडियो सेशन होने वाला है दोस्तों बड़ा ही मजेदार और जबरदस्त वीडियो सेशन होने वाला है, क्योंकि इस वाले वीडियो सेशन में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर है उसके MCQ डिस्कस करेंगे और इन MCQ के अंदर NCERT का निचोड़ सम्मिलित है। मतलब यहाँ पर जितने भी MCQ है वो NCERT की एक एक लाइन से मेकअप किए गए बनाए गए। तो संपूर्ण जो NCERT का निचोड़ है प्रकाश संश्लेषण का वो आपको इस वाले वीडियो में उपलब्ध होगा, जिसमें 100 से ज्यादा MCQ अपन डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो सेशन है दोस्तों लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक जो वैकेंसी है उसके लिए महा मैराथन क्लास है। मतलब प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर आपका कंप्लीट रूप से कवर हो जाएगा इस महा मैराथन क्लास में। और ये वीडियो है उसकी जो एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी मीडियम में हिंदी माध्यम में क्वेश्चन और आंसर आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो सेशन को लाइक कीजिए, LCP केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कीजिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रकाश संश्लेषण की महा मैराथन क्लास प्रयोगशाला सहायक और नीट UG एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते। सबसे पहला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण का जिसमें NCERT का निचोड़ सम्मिलित है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में निकली हुई ऑक्सीजन आती है। तो जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादपों में संपन्न होती है तो वहां पर ऑक्सीजन क्या होती है, मुक्त होती है। और ये जो मुक्त होने वाली जो ऑक्सीजन है वो कहां से आती है, तो दोस्तों आंसर क्या होगा, जल से। हमेशा ध्यान रखिए पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के स्वरूप जो ऑक्सीजन मुक्त होती है एक्चुअल में वो कहां से आती है, जल से आती है, H2O से आती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पृथ्वी की 9/10 प्रकाश संश्लेषण होती है। मतलब अगर आप प्रकाश संश्लेषण 10 भागों में पृथ्वी पर संपन्न होता है तो उन 10 भागों में से जो 9 भाग का जो प्रकाश संश्लेषण है वो किसके द्वारा संपन्न किया जाता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है वो किसके द्वारा होता है, शैवाल के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकतम प्रकाश संश्लेषण कौन संपन्न करते हैं दोस्तों, शैवाल संपन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, CO2 अंदर लेने तथा ऑक्सीजन निकालने की क्रिया पौधों में कहलाती है। मतलब पौधों में वह क्रिया जिसमें CO2 को तो ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन को मुक्त किया जाता है। ये क्रिया कौन सी होती है दोस्तों, ये क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगर बात करोगे प्रकाश अवशन की, प्रकाश अवशन में क्या होता है, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और CO2 को पादपों के द्वारा बाहर निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, CO2 को तो इनहेल कर रहे हो, अंदर ले रहे हो और ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हो। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये सीन किसमें क्रिएट होता है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में क्रिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों में, अभी ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसी का एक टाइप से ये रेप्लिकेशन है, वापिस से इसका रिपीटिशन हुआ है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 ली जाती है और ऑक्सीजन क्या की जाती है, बाहर निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए CO2 ली जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों द्वारा CO2 को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन को मुक्त किया जाता है। बाकी तीनों ऑप्शन क्या गलत है, ऑक्सीजन नहीं ली जाती है, ऑक्सीजन तो क्या होती है, बाहर निकाली जाती है, ऑक्सीजन तो मुक्त की जाती है। CO2 निकाली जाती है, ये भी गलत हो गया। ऑक्सीजन अंदर ली जाती है, अंदर तो CO2 ली जाती है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, वर्तमान में प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमारा दृष्टिकोण है। मतलब जो प्रेजेंट टाइम में जो फोटोसिंथेसिस है इसके टुवार्ड्स अपना क्या व्यू पॉइंट है, क्या दृष्टिकोण है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, एक्चुअल में जो प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, प्रकाशीय ऊर्जा में बदलते, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमारा जो दृष्टिकोण है वो एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर प्रकाशीय ऊर्जा है वो किस में बदलती है, आपके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। सूर्य से आने वाला प्रकाश है, इसकी उपस्थिति में पादपों के हरे भागों में उपस्थित वर्णक जो हरित लवक होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, निर्मुक्त करता है और CO2 को ग्रहण करता है और पादपों में किसका निर्माण करता है दोस्तों, पादपों में निर्माण होता है पादपों के भोजन का, मतलब ग्लूकोज का निर्माण होता है और साथ में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए प्रकाश संश्लेषण के अंदर प्रकाशीय ऊर्जा है इसको रासायनिक ऊर्जा में क्या किया जाता है,
परिवर्तित किया जाता है। तो ये वाला दृष्टिकोण बिल्कुल ठीक है, ये प्रकाशीय ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस क्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है? अभी मैंने आपको हिंट दिया था, प्रकाश जो संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूर्य की सनलाइट है, मतलब जो सोलर एनर्जी को प्रकाशिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशिक क्रियाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि, ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें दो प्रकार की विक्रिया होती है। एक अभिक्रिया होती है प्रकाशिक अभिक्रिया जिसको लाइट रिएक्शन बोलते हो, और दूसरी अभिक्रिया होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसको डार्क रिएक्शन बोलते हो। तो ये जो डार्क रिएक्शन है अप्रकाशिक अभिक्रिया, इसको क्यों बोला जाता है? इसका एक ही कारण है, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, और जो आपकी लाइट अभिक्रिया है प्रकाशिक अभिक्रिया उसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक होती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अप्रकाशीय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 2 नंबर वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज में ऑक्सीजन आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक्चुअल में दोस्तों क्या होता है, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वातावरण की कौन सी गैस? CO2, साथ में कौन मिलता है? जल H2O, और साथ में कौन आता है? सूर्य का प्रकाश। ये तीनों कंबाइन होंगे दोस्तों और प्रकाशिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करेंगे? रासायनिक ऊर्जा में। मतलब किसका निर्माण होगा? ग्लूकोज का। और कौन सी गैस यहाँ पर मुक्त की जाती है? डाई ऑक्सीजन, अदरवाइज ऑक्सीजन गैस क्या की जाती है? मुक्त की जाती है। अगर बात करें ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? C6H12O6, ये होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिक क्वेश्चन क्या है कि ये जो ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन आ रही है ना, ये ऑक्सीजन कहां से आ रही है? जल से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है, या अन्य किसी कारक से आ रही है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 था अपने लिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये पता रखना है कि जो ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन आ रही है ना, एक्चुअल में वो किससे आती है? कार्बन डाइऑक्साइड से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वो तो आती है जल से, और जो ऑक्सीजन ग्लूकोज के अंदर उपस्थित होती है वो कहां से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से आती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारकों का नियम किसने दिया? मतलब एक वैज्ञानिक था जिसने प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारकों का नियम दिया था। तो वो वाला वैज्ञानिक कौन सा था? तो दोस्तों हमेशा पता रखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सीमाकारी नियम है ये कि कौन से वैज्ञानिक ने दिए थे? ब्लैकमैन ने दिए थे। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा प्रयुक्त प्रतिशत है। तो मतलब ये आपको पता रखना है कि दोस्तों यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें पौधों में प्रकाशीय ऊर्जा का कितना भाग है, कितना जो भाग प्रकाशीय ऊर्जा का कितना भाग है वो यूज होता है, यूटिलाइज होता है, उपयुक्त होता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कम से कम 1 से 2%। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। 13 नंबर वाला क्वेश्चन, उसमें ध्यान रखना है कि प्रकाशीय ऊर्जा का कितना प्रतिशत पौधों में प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है? 1 से 2%। मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये तो वापिस से रिपीट हो गया, 10th वाले में तो भी आपने देख लिया, 1 से 2% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन से कच्चे पदार्थ के रूप में काम आते? अभी मैंने आपको थंबनेल पर बताया था CO2, H2O और साथ में सूर्य का प्रकाश। तो कच्चे पदार्थ का काम कौन करेंगे दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल का अणु। मतलब कौन सा आ जाएगा? CO2 एंड H2O आ जाएगा। ये कच्चे पदार्थ रॉ मटेरियल के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद, अभी मैंने आपको बताया था थंबनेल से, ये देखिए प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से? ग्लूकोज है, और साथ में कौन है? ऑक्सीजन है, और साथ में दोस्तों यहाँ पर किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है ATP के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन। और दोस्तों यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है ना, अरे एक्चुअल में ये किसका एग्जाम्पल होता है?
कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? ये मोनोसेकेराइड होता है। तो यहाँ पर उत्पाद क्या होगा प्रकाश संश्लेषण का? कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज हो गया और साथ में कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से, काफी इंपोर्टेंट, दोनों के अंदर क्या कर रहा है? कोरिलेशन कर रहा है। मतलब प्रकाश संश्लेषण और जो श्वसन है इन दोनों में किसकी दर क्या होती है? ज्यादा होती है, किसकी दर क्या होती है? कम होती है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों डील किससे करना है? प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो श्वसन की दर से हमेशा क्या होती है? अधिक होती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। हमेशा प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, 14, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बेलजार प्रयोग, ये प्रयोग किया था? बेलजार प्रयोग से यह बताया कि पादप दूषित वायु को शुद्ध करते। बड़ा इंपोर्टेंट है। एक वैज्ञानिक था दोस्तों जिसने कौन सा प्रयोग किया था? बेलजार प्रयोग किया था। और इस बेलजार प्रयोग, इसका कंक्लूजन, इसका सारांश, निष्कर्ष क्या था? इस प्रयोग का निष्कर्ष ये था कि जो पादप है वो दूषित वायु को, प्रदूषित वायु को क्या करते? शुद्ध करते हैं। तो ये कौन से वैज्ञानिक ने प्रदर्शित किया था? बेलजार प्रयोग। तो हमेशा पता रखे बेलजार प्रयोग वो किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या करेक्ट आंसर है? प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने बेलजार प्रयोग किया और इसने ये सिद्ध किया कि जो पादप है वो दूषित वायु को शुद्ध वायु में परिवर्तित करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो सेशन है इसमें अपन लगभग 150 के समथिंग 150 क्वेश्चन सोल्व करेंगे प्रकाश संश्लेषण से। एक प्रकार से ये महा मैराथन क्लास है लैब असिस्टेंट और नीट यूजी एग्जाम के लिए, प्रयोगशाला सहायक और नीट एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 15, पादपों में अवशोषित जल में से प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रतिशत जल का उपयोग होता है? तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितने प्रतिशत जो जल है उसका उपयोग पादप कर पाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, कौन सा है? कितना प्रतिशत है? 1%। तो ये ध्यान रखना, प्रकाश तो कितना प्रतिशत यूज करता है? 1 से 2%। और जो जल का कितना प्रतिशत यूज करता है? 1% यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी क्रिया केवल पादपों के हरे भागों में संपन्न होती है? और दोस्तों मैंने आपको हिंट दिया था कि पादपों के हरे भाग में कौन सा वर्णक उपस्थित रहता है? पर्णहरित, मतलब हरित लवक उपस्थित रहता है, जो कौन सी क्रिया को संपन्न करवाता है? प्रकाश संश्लेषण को। तो आंसर क्या आ जाएगा? प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है पादपों के केवल हरे भागों में ही संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, मोल का प्रयोग दर्शाता है। अब एक वैज्ञानिक था मोल, इसने भी क्या किया था? प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एक प्रयोग प्रैक्टिकल किया था और इस प्रयोग का निष्कर्ष क्या आया था दोस्तों? तो आपको पता रखना कि जो मोल का प्रयोग है उसका एक ही निष्कर्ष था, क्या? कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 आवश्यक होती है। बिना CO2 के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। और ये किसने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया था? मोल ने अपने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, क्लोरोफिल तथा कैरोटीनॉइड्स का रासायनिक संगठन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो दोनों ही एक प्रकार के क्या वर्णक है, क्लोरोफिल भी वर्णक है, कैरोटीनॉइड्स भी क्या वर्णक है। तो इनका जो रासायनिक संगठन है, केमिकल जो कॉम्पोजिशन है, कौन से वैज्ञानिक ने इनका केमिकल कॉम्पोजिशन या रासायनिक संगठन प्रदान किया था? तो दोस्तों याद रखना आपको, ये कौन सा वैज्ञानिक था? विल स्टार्टर तथा स्टोल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। विल स्टार्टर एंड स्टोल ने क्या किया था? क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स का रासायनिक संगठन प्रदान किया था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का महत्व नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से दोस्तों ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्रकाश संश्लेषण के महत्व को प्रदर्शित नहीं करता? पहला देखिए, अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए ग्लूकोज का निर्माण, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये तो इसका महत्व है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं पादप और उसी कार्बोहाइड्रेट को मनुष्य और अन्य प्राणी अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। सेकंड देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2,
ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करना, ये तो इनकरेक्ट है, ये प्रकाश संश्लेषण का महत्व नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कभी भी ग्रीन हाउस के प्रभाव में वृद्धि करना इसके महत्व को प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3, ओजोन छत के निर्माण हेतु ऑक्सीजन देना, यह भी बिल्कुल महत्व है इसका, क्योंकि जो ऑक्सीजन मुक्त करेगा वो एक्चुअल में क्या करेगा, ओजोन का फॉर्मेशन करेगा। कोशिकीय श्वसन हेतु ऑक्सीजन देना, बिल्कुल सही है कि जो भी पादप श्वसन करेंगे, कोशिकीय श्वसन करेंगे तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये ऑक्सीजन भी उपलब्ध करवाता है। तो कौन सा प्रकाश संश्लेषण का महत्व नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर महत्व केवल एक ही नहीं है, कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है इसमें वृद्धि करना प्रकाश संश्लेषण का महत्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 से डील करते हैं दोस्तों। किसने ये सिद्ध किया, जिसमें इसने O18 मतलब समस्थानिक का यूज किया था ऑक्सीजन 18 का, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निकली ऑक्सीजन जल से आती है। मैं दोस्तों आपको पहले भी अपन ये सिद्ध कर चुके हैं कि जो भी ऑक्सीजन निकलती है वो ऑक्सीजन एक्चुअल में कहां से आती है, जल से आती है, H2O से आती है। तो कौन से वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन 18 समस्थानिक का प्रयोग करते हुए ये सिद्ध किया था कि जो ऑक्सीजन निकल रही है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो किससे आती है, जल से आती है। तो दोस्तों कौन सा वैज्ञानिक था वो, तो ये आपको पता रखना, रूबेन एवं कोमेन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। रूबेन तथा कामेन वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन 18 समस्थानिक का प्रयोग किया और यह निष्कर्ष निकाला कि यहां से जो ऑक्सीजन निकलती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो एक्चुअल में कहां से आती है, जल से आती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, रूबेन एवं कामेन। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले तो रिडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कौन सी क्रिया होगी, रिडॉक्स अभिक्रिया है। साथ में इसमें ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो रिडॉक्स अभिक्रिया है, ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होगा। और साथ में इसमें छोटे अणु से बड़े अणु मतलब CO2 और H2O से ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। तो मतलब एक प्रकार की ये क्या एनाबोलिक क्रिया है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण हमेशा ध्यान रखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको स्टार लगाकर आपको याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण कौन सी क्रिया है, रिडॉक्स अभिक्रिया है, जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, मतलब रिडॉक्स अभिक्रिया है, ऊर्जा अवशोषी है और यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, एनाबोलिक क्रिया है। तो ये इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है, प्रकाश संश्लेषण रिडॉक्स, ऊर्जा अवशोषी और एनाबोलिक क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 से डील करते। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश एवं क्लोरोफिल के महत्व को किसने खोजा था, मतलब कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसने प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश और क्लोरोफिल के महत्व को खोजा था। तो दोस्तों उस वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, ये वैज्ञानिक का नाम आपको डायरेक्ट पता रखना है, इंजेन होज नामक का वैज्ञानिक था। तो ये यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। इंजेन होज वही वैज्ञानिक था जिसने प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश और क्लोरोफिल के महत्व को खोजा था, इसकी डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से डील करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाश संश्लेषी गुणांक PQ क्या होता है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। PQ मतलब प्रकाश संश्लेषी गुणांक, इसके अंदर किसका डिवाइडेशन होता है, तो यहां पर आपको पता रखना है कि जो प्रकाश संश्लेषी गुणांक है ये किस किस का अनुपात होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ऑक्सीजन डिवाइड बाई कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हमेशा पता रखिए, क्योंकि बाहर कौन सी गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण में, ऑक्सीजन। तो आपको हमेशा पता रखना है ये एक्चुअल में प्रकाश संश्लेषी गुणांक होता है, किसका अनुपात होता है, तो प्रकाश संश्लेषी गुणांक इक्वल टू निकलने वाली ऑक्सीजन डिवाइड बाई ग्रहण की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब O2 बाई CO2, मतलब ऑक्सीजन अनुपात ऑक्सीजन डिवाइड बाई CO2, इसी को अपन कौन सा अनुपात बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी गुणांक बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, ऑक्सीजन डिवाइड बाई CO2 क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी गुणांक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 से डील करते हैं दोस्तों। PQ मतलब प्रकाश संश्लेषण गुणांक का मान सामान्यतः कितना होता है, अगर मतलब अपन जनरल कंडीशन में देखें तो यहाँ पर O2 बाई CO2 का जो मान है दोस्तों सामान्यतः कितना होता है, तो आपको पता रखना है सामान्यतः इसके लिए जो मान होता है दोस्तों कितना होता है, 1 होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ये पता रखना है कि जो PQ है वो सामान्य परिस्थितियों में कितना होता है, 1 मान होता है PQ का। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों।
ऑक्सीजन विहीन प्रकाश संश्लेषण किसमें संपन्न होता है? मतलब ऐसा प्रकाश संश्लेषण जिसमें ऑक्सीजन विहीन मतलब ऑक्सीजन उपस्थिति नहीं होती है, तो वो कौन सा दोस्तों? वो इस प्रकार का जो प्रकाश संश्लेषण है किसमें देखने को मिलेगा? देखो साइनोबैक्टीरिया, इसके नील हरी से वाला आ गया तो इसके अंदर तो प्रकाश संश्लेषण होगा जिसमें ऑक्सीजन आएगी। गेहूं के पौधों में ये भी हरा पार्ट आ गया, हरी लवक उपस्थित होगा तो इसमें भी होगा। क्रेप घास में इसमें भी होगा। तो कौन सा होगा आपका ऐसा जिसमें ऑक्सीजन विहीन प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसमें ऑक्सीजन है वो उत्सर्जित नहीं होती, ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती, तो कौन सा होगा? बैक्टीरिया होगा, मतलब जीवाणु होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जीवाणु क्या करेक्ट आंसर है, जिसमें ऑक्सीजन विहीन प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 26 से डील करते हैं दोस्तों। वह कौन सी विशिष्ट क्रिया है जिसने इस उपग्रह पर जीवन को साथ रखा है? मतलब ऐसी कौन सी विशिष्ट क्रिया है जिसने पृथ्वी पर या इस उपग्रह पर जीवन को क्या रखा है? साथ रखा है। तो दोस्तों कौन सी क्रिया है? सबको पता है टॉपिक ही कौन सा? प्रकाश संश्लेषण। तो क्रिया भी कौन सी होगी? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण ही वह क्रिया है जिसने इस पृथ्वी पर जीवन को क्या रखा है? जीवित रखा है या जीवन को साथ रखा है। क्वेश्चन नंबर 27 से डील करेंगे दोस्तों। प्रकाश तरंग दैर्घ्य जो एमर्सन प्रभाव के लिए उत्तरदायी, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। कौन से प्रभाव की बात करा? एमर्सन प्रभाव। तो आपको उस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य का मान बताना है जो कौन से प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है? एमर्सन प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों उस वाली तरंग दैर्घ्य का मान कितना होता है? याद रखना है आपको 680 नैनोमीटर व केवल 680 नैनोमीटर, ये आपको पता रखना है दोस्तों। मतलब 680 नैनोमीटर वह केवल 680 नैनोमीटर, मतलब यहां पर कोई आपको और ऑप्शन इंक्लूड ही नहीं करना है। केवल और केवल कौन सी नैनोमीटर की प्रकाश तरंग दैर्घ्य है जो एमर्सन प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है? तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? ओनली 680 नैनोमीटर आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किसी वर्णक तंत्र की प्रकाश रासायनिक क्रिया बाधित होने के कारण लाल प्रकाश मंदन संपन्न होता है? तो ये आपको बताना है कि कौन सा फोटो सिस्टम है या कौन सा फोटो सिस्टम है, पीएस फर्स्ट है, पीएस सेकंड है, जिसके अंदर वर्णक तंत्र की अगर प्रकाश क्रिया बाधित हो जाती है तो दोस्तों कौन सा प्रभाव आपको देखने को मिलता है? लाल प्रकाश मंदन प्रभाव संपन्न हो जाता है। तो दोस्तों कौन सा होगा? वो केवल और केवल प्रकाश तंत्र सेकंड होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है, पीएस सेकंड। मतलब क्या इसका? प्रकाश तंत्र सेकंड, अदरवाइज फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर ही जब वर्णक है वो रासायनिक क्रिया बाधित हो जाती है तो उसके अंदर लाल प्रकाश मंदन आपको देखने को मिलता है। किसमें? पीएस सेकंड में, प्रकाश तंत्र सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 29 से डील करते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या सत्य, मतलब 4 कथन दे रखे, इन चारों कथन में से आपको ये बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसके लिए कौन सा कथन सत्य होता है। पहला देखिए, CO2 का ऑक्सीकरण व H2O का अपचयन, ये गलत हो गया दोस्तों। आपको पता रखना है CO2 का तो अपचयन होता है और H2O का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो ये पहला वाला तो क्या हो गया? गलत हो गया। आपको सही कथन चुनना है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए दोस्तों, अजैविक जगत को जैविक जगत से जोड़ने वाली क्रिया, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण क्या करता है? जो अजैविक जगत होता है उसको किससे जोड़ता है? जैविक जगत से जोड़ता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 ही क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला देखिए, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण तो श्वसन में होता है, प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता। तो ये भी गलत हो गया। एक्सरगोनी क्रिया, ये एक्सरगोनी क्रिया नहीं है। कौन सी है? तो एंड्रोगोनी क्रिया है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 2 नंबर वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण है अजैविक जगत को जैविक जगत से जोड़ने वाली क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, 30 से डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा क्रम प्रकाश संश्लेषण की दर के लिए सही है? ये भी काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है वो एक्चुअल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो दोस्तों आपको ये कलर पता रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है उसके लिए सही क्रम कौन सा होता है। तो आपको ये पता रखना है सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण लाल में, फिर नीला, फिर पीला और उसके बाद में नारंगी। तो ये क्रम होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इस ऑर्डर को याद कर लेना, लाल, नीला, पीला और नारंगी, ये प्रकाश संश्लेषण की दर के लिए बिल्कुल सही क्रम है, जिसमें लाल, नीला, पीला और नारंगी, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। लाल,
नीला, पीला और नारंगी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से डील करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 से डील करते हैं। पौधों के नवोद्भिद में परागणहरित का निर्माण प्रारंभ होने की संवेदना निम्न से प्राप्त होती है। मतलब यहाँ पर यह पूछा है कि जो भी पादप है उसका जो नवोद्भिद है उसमें जब भी परागणहरित का निर्माण प्रारंभ होने की संवेदना किससे प्राप्त होती है, तो मतलब यहाँ पर रसायन का नाम पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कौन सा रसायन है जिसके द्वारा परागणहरित के निर्माण को प्रारंभ होने की संवेदना प्राप्त होती है। दोस्तों याद रखना ये एंथोसाइनिन, मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। एंथोसाइनिन के द्वारा ही पादप का जो नवोद्भिद है उसमें परागणहरित के निर्माण की क्रिया प्रारंभ होने की संवेदना प्राप्त होती है। कौन सा केमिकल है, वो एंथोसाइनिन है। क्वेश्चन नंबर 32 से डील करते हैं दोस्तों। परागणहरित में होता है, ये तो सदाबहार क्वेश्चन है। परागणहरित मतलब जो क्लोरोफिल जो लवक होता है, वर्णक होता है, उसके अंदर कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो हमेशा ध्यान रखिए परागणहरित के अंदर मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर परागणहरित के लिए पूछ रहा है, तो परागणहरित के लिए कौन सा जाएगा दोस्तों, मैग्नीशियम धातु आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों। कौन सा वर्णक जल में विलय, मतलब ये चारों प्रकार के आपको वर्णक दे रखे जिसमें क्लोरोफिल है, कैरोटीन है, एंथोसाइनिन और जेंथोफिल है। इन चारों वर्णक में से ऐसा कौन सा वर्णक है जो दोस्तों जल में क्या है, विलयशील है, मतलब जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। तो दोस्तों आपको पता रखना है कि केवल और केवल एंथोसाइनिन ही ऐसा वर्णक है जो जल में क्या होता है, विलयशील होता है। बाकी के जो कैरोटिनॉइड हो गया, कैरोटीन हो गया, जेंथोफिल हो गया, क्लोरोफिल, ये वर्णक जल में विलय नहीं होते। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, एंथोसाइनिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 से डील करते हैं। हरित लवक स्थित करते हैं, मतलब जो हरित लवक है वो किसको स्थिरीकरण करने का कार्य करता है, तो आपको ये पता है कि किसको ग्रहण करते हैं पादप प्रकाश संश्लेषण में, CO2 को, और CO2 को किसमें कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट में। तो हरित लवक दोस्तों एक्चुअल में किसके लिए उत्तरदायी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के लिए उपयुक्त हो जाएगा। तो 34 में कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण में एटीपी का निर्माण कहलाता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट कथन है कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है दोस्तों, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो एटीपी का निर्माण होता है, तो एटीपी के निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एटीपी का निर्माण होने की क्रिया क्या कहलाती है, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाती है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 से डील करते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रियाओं के लिए प्रमुख स्थान है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रकाश अभिक्रिया वो 2 भागों में संपन्न होती है। पहला भाग होता है प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरा कौन सा होता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। और हरित लवक में संपन्न होती है, तो हरित लवक के 2 भाग होते हैं, एक तो ग्रेना होता है, एक कौन सा होता है, स्ट्रोमा होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर यह पूछा कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है इसके लिए उपयुक्त स्थान कौन से है, तो दोस्तों आपको पता रखना है अप्रकाशिक अभिक्रिया हमेशा किसमें संपन्न होती है, हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। स्ट्रोमा को क्या बोलते हो, पीठिका भी बोलते हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है, और प्रकाशिक किसमें होती है, ग्रेना में संपन्न होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, 37 से डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से, क्लोरोफिल को यदि जलाया जाए तो क्या शेष बचेगा। कॉमन सेंस की बात है, जो भी कार्बनिक भाग होंगे वो तो जल जाएंगे, अकार्बनिक भाग ही शेष बचेगा। और अकार्बनिक भाग कौन सा है, मैग्नीशियम, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयुक्त होने वाला क्लोरोफिल जो वर्णक है जो पादप के हरे भागों में उपस्थित रहता है, उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम। कॉमन सेंस की बात है, जब क्लोरोफिल को जला दोगे तो लास्ट में अकार्बनिक भाग बचेगा, और अकार्बनिक भाग कौन सा है यहाँ पर, मैग्नीशियम है दोस्तों। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 से, परागणहरित उपस्थित होता है। परागणहरित दोस्तों किसमें उपस्थित होता है, हरित लवक में। लेकिन हरित लवक के भी 2 भाग है, एक तो होता है ग्रेना, दूसरा होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में होती है अंधकार प्रकाश अभिक्रिया या अप्रकाशिक अभिक्रिया, और ग्रेना में होती है प्रकाशिक अभिक्रिया। तो कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, कौन से भाग में परागणहरित उपस्थित होता है, हरित लवक के ग्रेना भाग में।
तभी तो यहाँ पर कौन सी विक्रिया संपन्न होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है प्रकाशीय संश्लेषण की। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों, 39। क्लोरोफिल ए से बैक्टीरियो क्लोरोफिल निम्नलिखित होने से भिन्न होता है। मतलब यहाँ पर ये पूछा है कि जो क्लोरोफिल ए है वो क्या होता है, जो बैक्टीरिया में भी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो उन दोनों में भिन्नता क्या होती है दोस्तों, भिन्नता आपको बतानी है। क्लोरोफिल ए और बैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है उनमें क्या भिन्नता होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, भिन्नता कौन सी होगी दोस्तों, भिन्नता होगी 2 हाइड्रोजन के साथ एक पाइरोल न्यूक्लियस। याद रखना है दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ये वाला भी। क्लोरोफिल ए से जो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला जो क्लोरोफिल है उसमें क्या भिन्न होता है, तो उसमें एक की भिन्नता होती है दोस्तों, 2 हाइड्रोजन के साथ एक पाइरोल न्यूक्लियस उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 से डील करेंगे दोस्तों। सोलर ऊर्जा निम्नलिखित में एटीपी में बदल जाती है। मतलब यहाँ पर जो सोलर ऊर्जा मतलब जो सूर्य की ऊर्जा है निम्नलिखित में से एटीपी में बदल जाती है। मतलब आप उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एटीपी में कन्वर्ट कर दिया। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एटीपी क्या होती है, एक्चुअल में रासायनिक ऊर्जा होती है दोस्तों। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही तो आपके पास वह स्थान है जहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर रही हो, रासायनिक ऊर्जा मतलब एटीपी में आप क्या कर रही हो, कन्वर्ट कर रही हो। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सोलर ऊर्जा को एटीपी में बदलने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, क्लोरोप्लास्ट। मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 से डील करते हैं दोस्तों। क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र है। मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको क्लोरोफिल ए है उसका रासायनिक सूत्र बताना। तो दोस्तों इसके अंदर तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई भी मेथड नहीं है। क्लोरोफिल ए का कौन सा रासायनिक सूत्र होता है, C55H72O5N4Mg। इसका मीनिंग क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर है। मीनिंग क्लोरोफिल ए होता है उसका रासायनिक सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, इसके लिए कोई मेथड नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, C55H72 ऑक्सीजन 5 नाइट्रोजन 4 एंड Mg। ये होता है क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन नंबर 42 से डील करेंगे दोस्तों, 42 से। क्वांटोसोम के एक अणु में होते हैं कितने वर्णक अणु पाए जाते हैं। मतलब क्वांटोसोम का एक अणु है दोस्तों, इसमें कितने वर्णक अणु पाए जाते हैं। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो दोस्तों आपको पता रखना है 250 से 400 वर्णक के अणु पाए जाते हैं एक क्वांटोसोम के अणु में। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वांटोसोम के एक अणु में होते कितने वर्णक अणु पाए जाते हैं। तो कितने वर्णक अणु पाए जाते हैं दोस्तों, 250 से लेकर 400 तक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से डील करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 से। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के मध्य मुख्य अंतर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मतलब क्लोरोफिल है वो ए टाइप का भी होता है, क्लोरोफिल बी टाइप का भी होता है, और इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। तो दोस्तों ये भी एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के मध्य अंतर स्पष्ट करना है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, जो क्लोरोफिल ए होता है उसमें मेथिल समूह होता है, जबकि क्लोरोफिल बी की बात करें उसमें कौन सा समूह होता है, फॉर्मिल समूह है, मतलब CHO होता है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इसे आपको, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन जो क्लोरोफिल ए उसमें तो कौन सा समूह होता है, मिथाइल समूह है, और क्लोरोफिल बी है दोस्तों इसमें कौन सा समूह होता है, फॉर्मिल समूह है, मतलब CHO। तो यही मुख्य अंतर होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में। ए के अंदर मिथाइल समूह होता है CH3 वाला, और बी के अंदर फॉर्मिल समूह होता है जिसको CHO समूह बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है। यही मुख्य अंतर पाया जाता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के मध्य। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से डील करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 से डील करते हैं। पौधों में क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। मतलब पौधों में ऐसे कौन कौन से तत्व उपस्थित होंगे तभी क्लोरोफिल का निर्माण होगा। तो एक बात तो कंफर्म है कि मैग्नीशियम तो होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पर वैसे डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में केवल मैग्नीशियम दे रखा है, बाकी में मैग्नीशियम है ही नहीं। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। मैग्नीशियम तो होगा, लेकिन मैग्नीशियम के साथ आयरन की भी आवश्यकता होती है। आयरन के अनुपस्थिति में क्लोरोफिल का निर्माण पादपों में नहीं हो सकता। तो दोस्तों पता रखना है कि क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व की जब बात आती है
वो आयरन होता है और आयरन के साथ साथ मैग्नीशियम होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 45 से डील करते हैं दोस्तों 45 से। कौन सा क्लोरोफिल का पूर्व पदार्थ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोफिल से पहले वाला पदार्थ कौन सा है, तो यहां पर कौन सा होता है दोस्तों, प्रोटोक्लोरोफिल होता है, ये पता रखना है। क्लोरोफिल से पूर्व का पदार्थ क्या होता है, प्रोटोक्लोरोफिल होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का। क्लोरोफिल का पूर्व पदार्थ कौन सा होता है, प्रोटोक्लोरोफिल होता है। क्वेश्चन नंबर 46 से डील करते हैं दोस्तों, प्रॉब्लम नंबर 46। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य, कॉमन सेंस की बात है दोस्तों। क्लोरोफिल है वो प्रकाश संश्लेषण में क्या कार्य करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है और जल का क्या करता है, प्रकाशीय रासायनिक अपघटन करता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पर, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य 3 नंबर वाला करेक्ट आंसर है। मतलब प्रकाश का अवशोषण करेगा, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करेगा और जल का क्या करेगा दोस्तों, फोटोलाइसिस करेगा, मतलब जल का प्रकाशीय अपघटन करता है कौन, क्लोरोफिल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। प्रकाश का अवशोषण और जल का प्रकाश रासायनिक अपघटन है, इसके लिए उत्तरदायी कौन होता है दोस्तों, क्लोरोफिल होता है। क्वेश्चन नंबर 47 से डील करेंगे 47 से। हरित लवक में अधिक मात्रा पाई जाती है, मतलब दोस्तों जो हरित लवक है इसमें अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है, पाइरुविक कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम है दोस्तों, हेक्सोकाइनेज, RUDP कार्बोक्सिलेज। तो कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, हरित लवक में जो अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, RUDP कार्बोक्सिलेज है, इसकी मात्रा अधिक होती है किसमें, हरित लवक के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 से डील करेंगे दोस्तों। क्लोरोफिल ए पाया जाता है, अभी आपने देखा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में मुख्य अंतर किसमें होता है, क्लोरोफिल ए में मिथाइल समूह होता है जबकि क्लोरोफिल बी में फॉर्मिल CHO समूह पाया जाता है। और यहां पर दोस्तों जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो क्लोरोफिल ए है वो किसमें पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 48 में आपको इससे डील करना है। तो दोस्तों ये हमेशा याद रखना, सभी ऑक्सीजन मुक्त करने वाले प्रकाश संश्लेषण रूपों में, मतलब ऐसे कोई भी रूप हो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन को मुक्त कर रहे, उन सभी के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाएगा, अनिवार्य रूप से क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। मीनिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए की क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 मतलब 49। एंजियोस्पर्म में क्लोरोफिल का संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो एंजियोस्पर्म जो क्लास होती है पादप की, जो सबसे ज्यादा विकसित होती है एंजियोस्पर्म है, तो इसमें क्लोरोफिल का जो संश्लेषण है दोस्तों वो किसकी उपस्थिति में संभव होता है, तो किसकी उपस्थिति में संभव होता है, प्रकाश की उपस्थिति में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। द एंजियोस्पर्म में क्लोरोफिल का संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 से डील करते हैं दोस्तों। वर्णक तंत्र प्रथम में सक्रिय क्लोरोफिल, मतलब 2 प्रकार के प्रकाश तंत्र होते हैं दोस्तों, PS फर्स्ट होता है, PS सेकंड होता है। तो यहाँ पर जो वर्णक तंत्र प्रथम में, मतलब फर्स्ट की बात कर रहा है, सक्रिय क्लोरोफिल है, मतलब कौन सा क्लोरोफिल है जो सक्रिय रूप में उपस्थित होता है। तो दोस्तों कौन सा होता है, P700, ये पता रखना है। PS फर्स्ट है, उसमें सक्रिय क्लोरोफिल कौन सा होता है, P700 होता है, P700 होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51। प्रकाश संश्लेषण की जैव रासायनिक अवस्था की खोज सर्वप्रथम किसने की, मतलब दोस्तों वैज्ञानिक का नाम पूछना चाह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की जो जैव रासायनिक अवस्था है इसकी खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी। तो आपको पता रखना है प्रकाश संश्लेषण की जैव रासायनिक अवस्था की खोज आर्नोन वैज्ञानिक ने की थी। कौन सा वैज्ञानिक था दोस्तों, आर्नोन वैज्ञानिक था, मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। आर्नोन ही वह वैज्ञानिक था जिसने प्रकाश संश्लेषण की जैव रासायनिक अवस्था की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 52 से डील करते हैं दोस्तों। क्लोरोफिल अणु में मैग्नीशियम तत्व स्थित होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो क्लोरोफिल अणु है इसमें एक वलय पाई जाती है, इस वलय को बोलते हैं पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन वलय के केंद्र में कौन उपस्थित होता है, मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। तो आंसर आपको मिल गया दोस्तों। क्लोरोफिल अणु में जो मैग्नीशियम है, वो मैग्नीशियम जो तत्व है दोस्तों कहां पर स्थित होगा, पोरफायरिन रिंग के
केंद्र में उपस्थित होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। पोरफायरिन वलय के केंद्र में उपस्थित होगा मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 53 से डील करते हैं दोस्तों। क्लोरोफिल अणु का अनुमानित आकार क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आकार पूछ रहा है कि जो क्लोरोफिल अणु है उसका जो अनुमानित आकार है वो क्या होता है। तो दोस्तों ये डेटा आपको लर्न करना पड़ेगा। हेड का आकार क्या है और साथ में जो टेल होती है उसकी लंबाई क्या होती है। तो आपको ये पता रखना, जो हेड है वो 15/15 एंगस्ट्रॉम एंड जो पूछ मतलब जो टेल है वो कितने एंगस्ट्रॉम की होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो स्टैंडर्ड डाटा आपको लर्न करना पड़ेगा। हेड होता है 15/15 एंगस्ट्रॉम और जो टेल मतलब जो पूछ कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम होती है। क्लोरोफिल अणु का ये अनुमानित आकार होता है। क्वेश्चन नंबर 54 से डील करेंगे दोस्तों। प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल किसमें घुलनशील होता है? तो अभी आपने स्टार्टिंग में देखा था एंथोसायनिन ऐसा वर्णक था जो किसमें घुलनशील था? जल में। बाकी के जल में घुलनशील नहीं थे। तो ये जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल होता है ये किसमें घुलनशील होगा? तो कॉमन सेंस की बात है, जल में तो घुलनशील होगा नहीं। जल में घुलनशील नहीं है तो किसमें घुलनशील होता है? कार्बनिक विलायकों में। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्लोरोफिल जो वर्णक होता है वो कार्बनिक विलायकों में क्या होता है? घुलनशील होता है, जबकि जल में क्या होता है? अघुलनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 55 से डील करेंगे दोस्तों। किस क्लोरोफिल अणु में फाइटोल पूंछ अनुपस्थित होती है? तो ऐसा कौन सा क्लोरोफिल का अणु है जिसमें जो टेल होती है कौन सी? फाइटोल, वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आपको पर्णहरित के प्रकार दे दिए, जिसमें पर्णहरित ए बोल दिया, पर्णहरित बी बोल दिया, पर्णहरित सी बोल दिया और पर्णहरित ई बोल दिया। तो इनमें से जो फाइटोल जो टेल होती है वो किसमें अनुपस्थित होती है? तो दोस्तों वो अनुपस्थित होती है पर्णहरित सी के अंदर। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? आंसर नंबर 3 करेक्ट आंसर है। आंसर नंबर 3 मतलब पर्णहरित जो सी होता है इसमें फाइटोल जो टेल होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। बाकी पर्णहरित ए, बी और ई के अंदर फाइटोल जो टेल है वो प्रेजेंट होती है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, एलसीपी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अभी दोस्तों मैंने आपको पहले बोला था लगभग 150 एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी अपन आए 56 में। तो ये महा मैराथन क्लास है प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर की, नीट यूजी एग्जाम के लिए और प्रयोगशाला सहायक एग्जाम के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो सेशन को अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56। प्रकाश संश्लेषी वर्णक फाइकोबिलिन्स किससे संबंधित नहीं है? अब की बार दोस्तों यहाँ पर भी ये भी कौन सा वर्णक होता है? प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है। कौन सा? फाइकोबिलिन्स। कौन सा है? फाइकोबिलिन्स। ये किससे संबंधित नहीं होता है? तो दोस्तों ये पता रखना ये किससे संबंधित नहीं है? पीएस फर्स्ट से संबंधित नहीं है। मतलब जो वर्णक तंत्र फर्स्ट है इससे संबंधित किसका नहीं होता है? जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक फाइकोबिलिन से इसका संबंध नहीं होता है, पीएस फर्स्ट से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए 57 से। हरित लवक में क्लोरोफिल की प्रतिशत मात्रा, मतलब जो क्लोरोफिल है उसमें हरित लवक नाम का जो वर्णक होता है इसकी कितना प्रतिशत मात्रा उपस्थित होती है? तो ये प्रतिशत मात्रा आपको पता रखना है कि क्लोरोफिल में हरित लवक की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 5 से 10% होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? करेक्ट आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 58 से डील करते हैं। केरोटीन का सही सूत्र है। तो दोस्तों ये सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। इससे पहले अपन ने क्लोरोफिल ए का सूत्र देखा था और यहां पर अब की बार किसका सूत्र पूछ रहा है? केरोटीन जो वर्णक होता है उसका सही सूत्र पूछ रहा है। तो इसका सही सूत्र कौन सा है दोस्तों? इसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। कार्बन 40 और हाइड्रोजन 56, मतलब C40H56। ये किसका सूत्र होता है? केरोटीन का सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए 59। सामान्यतः फाइकोबिलिन्स वर्णक पाए जाते। अभी अपन ने देखा था कि जो फाइकोबिलिन जो वर्णक है वो किसमें अनुपस्थित होते थे? आपके पीएस फर्स्ट से उनका कोई भी संबंध नहीं था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो फाइकोबिलिन्स नाम के प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक है वो सामान्यतः किसके अंदर उपस्थित रहते हैं? तो किसमें उपस्थित रहते हैं दोस्तों? लाल शैवाल में, बिल्कुल इसमें उपस्थित रहते। नील हरी शैवाल में, इसमें भी उपस्थित रहते।
क्रिप्टोमोनाइट्स में इसमें भी उपस्थित रहते, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। तो आपको ये पता रखना है कि जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है जिसको फाइकोबिलिन्स कहते हैं, ये रेड शैवाल मतलब लाल शैवाल में, नीलरी शैवाल में और क्रिप्टोमोनाइट्स में उपस्थित रहता है। तो आंसर क्या हो गया, उपरोक्त सभी हो गया। प्रॉब्लम नंबर 60, निम्न में से कौन सी प्रोटीन पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाती है। मतलब आपको उस वाली प्रोटीन का नाम बताना है जिसकी उपस्थिति पृथ्वी पर सबसे अधिक है। तो दोस्तों वो वाली प्रोटीन कौन सी होती है, ये वाली प्रोटीन होती है दोस्तों रूबिस्को। ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन की हुई लाइन है। तो ये आपको पता रखना है कि ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है, रूबिस्को है। कौन सा वाला है, रूबिस्को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 में ये मेंशन कर रखा है एटीपी का प्रकाश संश्लेषण में कार्य है निम्न से ऊर्जा स्थानांतरित करना। मतलब एटीपी है, इसका प्रकाश संश्लेषण में कार्य है, तो ये निम्न में से किसमें ऊर्जा को क्या करता है, स्थानांतरित करता है या फिर क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो दोस्तों आपको पता रखना है कि जो प्रकाशिक क्रियाओं से अप्रकाशिक क्रियाओं में एटीपी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा को स्थानांतरित करता है, लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। प्रकाशिक क्रियाओं से अप्रकाशिक क्रियाओं में ऊर्जा का स्थानांतरण एटीपी के द्वारा किया जाता है। कौन सी क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में एनर्जी को ट्रांसफर करता है कौन, एटीपी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। प्रॉब्लम नंबर 62 से डील करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक अभिक्रियाओं से अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन का स्थानांतरण निम्न के द्वारा होता है। अभी से पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि प्रकाशिक अभिक्रियाओं से अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में जो ऊर्जा का स्थानांतरण तो एटीपी के द्वारा होता है। अब यहां पर आ गया कि हाइड्रोजन का स्थानांतरण लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों हमेशा पता रखना है कि लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में हाइड्रोजन का जो स्थानांतरण है वो किसके द्वारा होता है, एनएडीपी के द्वारा होता है। निकोटिनोमाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एनएडीपी के द्वारा हाइड्रोजन का स्थानांतरण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए 63, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व फेरिडोक्सिन का संघटक है। ये इंपॉर्टेंट है, फेरोडोक्सिन है। तो दोस्तों इसमें कौन सा तत्व उपस्थित होता है, आपको इससे डील करना है। तो आपको ये बता दूं मैं, जो ये फेरोडोक्सिन है इसमें कौन सा तत्व उपस्थित होता है, आयरन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। फेरोडोक्सिन का जो संघटक करने वाला तत्व कौन सा होता है, लोहा या फिर आयरन होता है। क्वेश्चन नंबर 64 से डील करेंगे दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रियाओं के समय, अब यहां पर पर्टिकुलर बोल रहा है दोस्तों, 2 प्रकार की क्रिया होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो यहां पर यह बोल रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण, इसकी जो प्रकाश रासायनिक क्रिया है इस समय क्या घटित होता है, मतलब किसका तो मुक्त होता है, किसका निर्माण होता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है उसके दौरान हमेशा ऑक्सीजन मुक्त होती है और साथ में एटीपी और NADPH2 का निर्माण होता है। तो कौन सा, ऑक्सीजन मुक्त होती है ठीक है, लेकिन साथ में एटीपी और NADPH2 का निर्माण होता है। एटीपी और NADPH2 का निर्माण होता है लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी निकलती है, तो ये भी गलत हो गया, फर्स्ट वाला भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3, ऑक्सीजन मुक्त होती है, बिल्कुल ठीक बात है। प्रकाशिक अभिक्रिया जो भी लाइट रिएक्शन है, प्रकाशिक अभिक्रिया इसके दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है और साथ में दोस्तों एटीपी तथा NADPH2 का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन से डील करते हैं दोस्तों। प्रॉब्लम नंबर 65, प्रकाश संश्लेषण में जल का विच्छेदन कहलाता है। मतलब आपको दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसमें जल का जो अपघटन होता है प्रकाश की सहायता से होता है। तो प्रकाश की सहायता से हो रहा है तो नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, फोटोलाइसिस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोटोलाइसिस। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है उसमें प्रकाश का अपघटन प्रकाश के द्वारा, इसमें जल का अपघटन प्रकाश के द्वारा होता है। उससे किसका रिलीजमेंट होता है, ऑक्सीजन का। कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, फोटोलाइसिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, करेक्ट आंसर है।
प्रॉब्लम नंबर 66, हिल अभिक्रिया के उत्पाद है, मतलब इस यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, जो हिल अभिक्रिया है उसके उत्पाद कौन कौन से, तो मैं आपको यहां पर क्लियर कट बता देता हूं। हिल अभिक्रिया के उत्पाद में दोस्तों NADPH3, NADPH2 होता है और ATP तथा ऑक्सीजन, ये एक्चुअल में किसके उत्पाद होते हैं, हिल अभिक्रिया के। तो यहां पर देखिए हरित लवक में एक अपचयित पदार्थ NADPH2, ATP तथा ऑक्सीजन। हिल अभिक्रिया का आप सामान्य मतलब किसे ले सकते हो, प्रकाशिक अभिक्रिया से। ये बता रखिए हिल अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया बोल रहा है, प्रकाशिक अभिक्रिया। तो दो प्रकार की अभिक्रिया थी, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या क्या बनता था, ATP बनता था, ऑक्सीजन मुक्त होते थे, और NADPH2 का मतलब हिल अभिक्रिया का मतलब आपको सिंपल सा लेना है। हिल अभिक्रिया किसको बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया को बोलते हैं। तो प्रकाशिक अभिक्रिया के यही उत्पाद होते हैं, ATP, ऑक्सीजन और NADPH2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 से डील करते हैं। ग्रेना में ATP प्लस PI, इसका मतलब क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्लस PI, यहां पर ADP होगा, फिर ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस PI मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अकार्बनिक फॉस्फेट, किसका निर्माण करता है, ATP का निर्माण कर रहा है दोस्तों। तो ये एक्चुअल में जो क्रिया है, ये क्रिया क्या कहलाती है, तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए ये क्रिया कहलाती है फोटोफॉस्फोरिलेशन। और मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि जो ATP के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हो, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हो। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन सही आंसर है, मीनिंग ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट आंसर है। ATP के निर्माण की क्रिया को फोटोफॉस्फोराइलेशन ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 से डील करते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्तेजित होने वाला पदार्थ है। कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश है सबसे पहले कहां पर आपतित होगा, क्लोरोफिल पर आपतित होगा। तो उत्तेजित होने वाला पदार्थ भी कौन होगा, क्लोरोफिल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में जो के दौरान उत्तेजित होने वाला पदार्थ कौन सा होता है, क्लोरोफिल होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। 69 क्वेश्चन से डील करते। 69 क्वेश्चन से डील करने से पहले दोस्तों LCP केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए डील करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 से। NADPH2 को कहते हैं, तो यहाँ पर ये जो निर्माण होगा NADPH2 का, जो हिल अभिक्रिया के दौरान बनता है या प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान बनता है, तो इसको एक्चुअल में क्या, इसका काम क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब ये इसका काम क्या होता है, अपचायक कैपेसिटी होती है इसकी, रिड्यूसिंग पावर, अदरवाइज अपचायक क्षमता होती है। तो यहाँ पर गुणनतर में कौन सा आंसर हो जाएगा, 4 वाला। NADPH2 है, अपचायक की क्षमता रखता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। पानी के आयनन के दौरान H+ अभिग्रहित करता है। ये इंपोर्टेंट है कि जब भी पानी का प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होगा, जिसको आपने बोला था फोटोलाइसिस बोला था, तो पानी से जो H+ जो बाहर निकलते हैं उन H+ को कौन ग्रहण करेगा, उन H+ को दोस्तों ग्रहण कौन करता है, NADP ग्रहण करता है और किसका निर्माण कर देता है, NADPH2 का निर्माण कर देता है, जिसकी कौन सी क्षमता होती है, अपचायक क्षमता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। NADP है वो जल के आयनन के दौरान मुक्त हुए H+ आयन को क्या करता है, अभिग्रहित करता है। प्रॉब्लम नंबर 71 देखिए, प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद तो बनते हैं, कौन कौन से उत्पाद बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज बन गया, ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगी और साथ में ऊर्जा बनेगी। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है, उप उत्पाद, मुख्य उत्पाद नहीं पूछा है। कौन सा पूछा है, उप उत्पाद। तो हमेशा ध्यान रखिए उप उत्पाद कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। अगर यहां पर यह बोल देता कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद, तो मुख्य उत्पाद तो क्या होती है, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। ये तीनों करेक्ट आंसर है, क्लियर है। अगर मुख्य उत्पाद बोलता तो वहां पर दोस्तों आपका आंसर क्या होता, शर्करा होता, ग्लूकोज होता या कार्बोहाइड्रेट। लेकिन यहां पर कौन सा पूछा है, उप उत्पाद पूछा है, बाई प्रोडक्ट। तो हमेशा ध्यान रखिए बाई प्रोडक्ट कौन बनता है, ऑक्सीजन बनता है। क्वेश्चन नंबर 72 से डील करते हैं दोस्तों। प्रकाश अभिक्रिया में P680 मतलब PS सेकेंड की बात कर रहा है,
पीएस फर्स्ट वाला कौन सा है, P700, P700, और पीएस सेकंड में कौन आता है, P680 आता है। तो प्रकाश अभिक्रिया में P680 द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रारंभ में किसके द्वारा ग्रहण किए जाते, तो जो P680 से जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होंगे उसको सबसे पहले कौन ग्रहण करेगा। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, उनको सबसे पहले ग्रहण करने का काम कौन करेगा, प्लास्टोक्विनोन, पीसी करेगा। पीसी का मतलब क्या है, प्लास्टोक्विनोन है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है, पीसी। इसका मीनिंग क्या, प्लास्टोक्विनोन, PQ, प्लास्टिक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन। तो ये पता रखिए कि P680 इसके द्वारा जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन है उनको ग्रहण करने का काम कौन करता है, प्लास्टोक्विनोन करता है, PQ करता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 73। कौन सा तत्व है OEC, OEC का मीनिंग क्या है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में उपस्थित होते हैं। मतलब ऐसा कौन सा तत्व है दोस्तों जो OEC में उपस्थित होता है, तो वो तत्व होता है दोस्तों कैल्शियम। ये पता रखना है आपको, OEC में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा होता है, कैल्शियम होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम से डील करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 74। 74 प्रॉब्लम देखिए दोस्तों, यहां पर निम्न में से कॉपर +2 युक्त वर्णक कौन सा है। मतलब ऐसा कौन सा वर्णक है जिसमें कॉपर उपस्थित रहता है और कॉपर कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में +2 के रूप में क्या होता है, उपस्थित होता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, ये जो साइटोक्रोम सिस्टम होते हैं, साइटोक्रोम जो वर्णक है इसमें कॉपर पाया जाता है, और कॉपर कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है दोस्तों, कॉपर +2 के अंदर उपस्थित रहता है। तो कॉपर +2 युक्त वर्णक कौन सा हो जाएगा, साइटोक्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए 75। केवल पीएस फर्स्ट किससे संबंधित है। तो यहां पर आपको पूछा है कि फोटो सिस्टम दो प्रकार के, वर्णक तंत्र फर्स्ट हो गया जिसको P700 बोलती है, और वर्णक तंत्र सेकंड जिसको P680 बोलती है। तो यहां पर यह पूछ रहा है कि जो पीएस फर्स्ट है ये केवल और केवल किससे संबंधित होता है। तो आपको पता रखना है दोस्तों, पीएस अगर फर्स्ट की बात करोगे तो ये संबंधित होता है चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों यहां से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पीएस फर्स्ट है, इसका संबंध केवल और केवल किससे होता है, चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण से होता है। प्रॉब्लम नंबर 76 से डील करेंगे। पीएस सेकंड की प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। अब की बार किससे डील कर रहा है, पीएस सेकंड से। तो दोस्तों पीएस सेकंड की प्रकाश संश्लेषण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो भूमिका कौन सी होती है, ऊर्जा विमुक्त करना। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या करेक्ट आंसर है। पीएस सेकंड एक्चुअल में क्या भूमिका निभाता है, ऊर्जा को मुक्त करता है, ऊर्जा को क्या करता है, विमुक्त करता है। कौन, पीएस सेकंड। प्रॉब्लम नंबर 77 से डील करेंगे दोस्तों। 77 के अंदर मेंशन कर रखा है P700 एवं NADP+ के बीच प्रथम इलेक्ट्रॉन वाहक कौन है। P700 से और NADP+ के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में जो प्रथम इलेक्ट्रॉन का वाहन करने वाला है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने वाला है, वो उपस्थित होता है किस किस की मिड में, P700 और NADP+ की मिड में। तो दोस्तों कौन सा होता है, वो साइटोक्रोम होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला करेक्ट है। मतलब जो साइटोक्रोम से P700 एंड NADP+ के बीच प्रथम इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम से डील करेंगे 78 से। पादपों में हिल अभिक्रिया पाई जाती है। हिल अभिक्रिया का मतलब क्या है, प्रकाशिक अभिक्रिया। तो पादपों में हिल अभिक्रिया पाई जाती है। यहां पर आपको कंडीशन बतानी है, कौन कौन सी कंडीशन में हिल अभिक्रिया पाई जाएगी। तो दोस्तों कंडीशन पता रखना, जब पादप ठंडे वातावरण में वृद्धि करते हैं तो उसके अंदर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं हिल अभिक्रिया के, प्रकाशिक अभिक्रिया की। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है करेक्ट आंसर है। जब पादप ठंडे वातावरण में वृद्धि करते हैं तो पादपों में हिल अभिक्रिया पाई जाती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम नंबर 79 से डील करती है। 79 के अंदर मेंशन कर रखा है वर्णक तंत्र सेकंड में पाया जाता है। मतलब वर्णक तंत्र जो सेकंड है वो किसमें पाया जाता है, मुख्य रूप से हरित लवक के ग्रेना भाग में या स्ट्रोमा में। तो ग्रेना भाग में तो पीएस फर्स्ट होता है, कॉमन सेंस की बात है। स्ट्रोमा भाग में कौन होगा, सेकंड होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में पीएस सेकंड
पाया जाता है। तो 79 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 79 में 2 हो गया। 80 से डील करते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की अतिरिक्त ऊर्जा ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में किसके संश्लेषण में काम आती है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो ईटीएस में किसके संश्लेषण में काम आती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन करेंगे और किसका निर्माण हो जाएगा? एटीपी का निर्माण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो गया। एटीपी व इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? एटीपी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 81। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा को कौन सा पदार्थ ग्रहण करता है? कॉमन सेंस की बात है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके उत्तेजित कौन होता है? पर्णरित होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। पर्णरित क्या करता है? ग्रहण करता है प्रकाश को। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण में CO2 जुड़ती है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। CO2 है वो प्रकाश संश्लेषण में किससे जुड़ती है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये जुड़ती है RUBP से, अदरवाइज RUDP। दोनों करेक्ट है। यहाँ पर B का मीनिंग बाई है और डी का मीनिंग भी क्या होता है? डाई होता है। तो दोनों करेक्ट है। तो आपको ये पता रखना है कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें CO2 हमेशा किससे जुड़ती है? RUBP नाम के एंजाइम से जुड़ती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए 83। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में, अब आपको मैंने पहले बता दिया कि प्रकाशिक अभिक्रिया में तो जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट में होता है। तो यहाँ पर कौन सा पूछ रहा है? अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होगा? CO2 का अपचयन किसमें हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट में। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है। CO2 का जो अपचयन है कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज अथवा कार्बोहाइड्रेट में होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान। प्रॉब्लम नंबर 84 से डील करते हैं दोस्तों। 84 के अंदर देखिए क्या मेंशन किया है। C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्टेबल उत्पाद, मतलब अगर बात करें C3 टाइप के प्लांट होते हैं, C4 टाइप के होते हैं और एक KMCAM पाथवे वाले होते हैं। तो यहाँ पर आपको डील किससे करा रहा है? C3 पौधों से डील करवा रहा है। तो C3 जो पादप है दोस्तों उसमें प्रकाश संश्लेषण का प्रथम जो स्टेबल उत्पाद कौन सा बनता है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? 3-PGA बोलते हो, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पर निर्माण किसका होता है? प्रथम स्टेबल उत्पाद C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का कौन सा बनता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मतलब PGA बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 85 देखिए दोस्तों। C4 पौधों में CO2 को स्थिर करने वाला एंजाइम है। यहाँ पर अब की बार कौन से प्लांट की बात हो रही है? C4 की। तो C4 में जो CO2 को फिक्स करने वाला या CO2 का फिक्सेशन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? पेप्को एंजाइम होता है। पेप्को का मीनिंग क्या हो गया? पेप कार्बोक्सिलेज। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। C4 में होता है पेप कार्बोक्सिलेज और इसको शॉर्ट में आप पेप्को एंजाइम भी बोल सकते हो दोस्तों। कौन सा बोल सकते हो? पेप्को एंजाइम भी बोल सकते हो। कार्बोक्सिलेज मतलब पेप कार्बोक्सिलेज क्या होता है? C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए 86 प्रॉब्लम है। प्रकाश संश्लेषण के समय जब PGA फॉस्फोग्लिसरी एल्डिहाइड में परिवर्तित होता है निम्नलिखित क्रिया होती है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो उसमें जो PGA है वो किसमें परिवर्तित होगा? फॉस्फोग्लिसरी एल्डिहाइड में परिवर्तित होगा। तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी वहां पर? ऑक्सीकरण होगा, अपचयन होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा या हाइड्रोलाइसिस होगा। तो दोस्तों हमेशा पता रखिए कि जब भी PGA फॉस्फोग्लिसरी एल्डिहाइड में परिवर्तित होगा तो कौन सी अभिक्रिया के द्वारा होगा? अपचयन के द्वारा। PGA से फॉस्फोग्लिसरी एल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है तो क्या हो रहा है वहां पर? एक्चुअल में रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए दोस्तों। निम्न में से C4 पादप कौन सा है? तो C4 कौन सा है? तो आपको पता रखना जो मक्का होता है ये एक्चुअल में किसका एग्जाम्पल है? C4 पौधे का उदाहरण है। तो C4 पौधे का उदाहरण कौन सा है? मक्का है। बाकी मटर, आलू, पपीता ये C4 पौधे के उदाहरण है नहीं है। नेक्स्ट देखिए 88।
C4 पौधों में कार्बन का पुनर्स्थिरीकरण निम्नलिखित के हरित लवकों में होता है। तो कौन से हरित लवक है जिनमें C4 पौधों में कार्बन का वापिस से रीफिक्सेशन होता है, पुनर्स्थिरीकरण होता है? तो वो किसमें होगा दोस्तों? 88 के अंदर आपका आंसर क्या होगा? पूल आच्छद कोशिकाओं में होगा, जिसको बंडल शीथ सेल्स बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। C4 प्लांट से दोस्तों इसमें कार्बन है, इसका वापिस से क्या होता है? रीफिक्सेशन होता है, पुनर्स्थिरीकरण होता है। और ये कौन सी हरित लवक की कोशिकाओं में होता है? पूल आच्छद कोशिकाओं में, जिसको इंग्लिश में बोलते हो बंडल शीथ सेल्स बोलते हो। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए दोस्तों। 89 क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले दोस्तों वीडियो सेशन को लाइक कीजिए, LCP केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अपना सपोर्ट इसी टाइप से बनाए रखिए, तो आपको एवरी चैप्टर के इस टाइप से महामैराथन क्लास आपको अवेलेबल हो जाएगी। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन को, कंटिन्यू मेंशन करते हैं प्रॉब्लम नंबर 89 से। गन्ने जैसे उष्ण कटिबंध पौधे CO2 स्थिरीकरण की उच्च क्षमता निम्नलिखित के कारण प्रदर्शित करते हैं। मतलब अभी आपने बताया गन्ना, तो गन्ना कौन सा पौधा होता है? उष्ण कटिबंधीय पौधा होता है। तो ये क्या करता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको स्थिरीकरण करने की, इसको फिक्स करने की हाई कैपेसिटी रखता है, उच्च क्षमता रखता है। तो इसका दोस्तों एक्चुअल में कारण क्या है कि जो गन्ना जैसा पौधा उष्ण कटिबंधीय पौधा है, जो CO2 को बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर सकता है? स्थिरीकरण कर सकता है। तो इसका रीजन क्या है दोस्तों? इसका रीजन है कि कौन सा चक्कर इसके लिए उत्तरदायी होता है? हेज स्लेक चक्र उत्तरदायी होता है गन्ने में। कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण करने की उच्च क्षमता के लिए कौन सा चक्र उत्तरदायी होता है? हेज स्लेक चक्र। मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, NCERT की लाइन है डिटो और काफी बार एग्जाम के अंदर आ चुकी है, आपके नीट एग्जाम और प्रयोगशाला सहायक में। क्रेंज प्रकार की शारीरिकी मिलती है, मतलब क्या कौन सा ऐसा प्लांट्स है जिनमें क्रेंज टाइप की शारीरिकी फिजियोलॉजी मिलती है? तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, जो क्रेंज टाइप की जो शारीरिकी किसमें मिलती है? C4 पौधों में मिलती है। और अभी आपने इससे पहले देखा था C4 पौधे का उदाहरण कौन सा देखा था? मक्का। और मक्का के अंदर जो दोस्तों जो कैपेसिटी होती है CO2 को पुनर्स्थिरीकरण करने की, उसके लिए उत्तरदायी कौन सा होता है? बंडल शीथ कोशिकाएं या फिर पूल आच्छद कोशिकाएं। तो इनमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें कौन सी शारीरिकी मिलती है? क्रेंज शारीरिकी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 91 से डील करते हैं दोस्तों। वह कुल जिसमें अनेक पादप C4 प्रकार के होते हैं, मतलब आपको वह कुल पहचानना है। ये आपको कुछ फैमिली दे रखी है, कुल दे रखी है, तो इनमें से ऐसा कौन सा कुल है जिसमें बहुत सारे पादप, अनेक पादप वो किस प्रकार के होते हैं? C4 प्रकार के होते हैं। तो वो कौन सा कुल होता है? ग्रेमिनी कुल होता है, ये बता रखना है। ग्रेमिनी जो कुल के पादप है, ये एक्चुअल में इसके अनेक पौधे कौन से होते हैं? C4 प्रकार के होते हैं, जिनमें क्या मिलती है? क्रेंज शारीरिकी उपस्थित होती है। तो ग्रेमिनी कुल का पता रखना है। ग्रेमिनी कुल के अनेक पादप कौन से प्रकार के होते हैं? C4 टाइप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए दोस्तों। अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रथम अभिक्रिया, तो यहाँ पर दोस्तों ये 4 पद दे रखे, कार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन, डीएमिनेशन। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला पद होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया में कौन सा होता है? वो होता है कार्बोक्सिलीकरण होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। कार्बोक्सिलीकरण पद होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रथम पद। क्वेश्चन नंबर 93 से डील करते हैं। एक अणु ग्लूकोज के निर्माण के समय RUBP पुनरुत्पादन अवस्था में ATP के कितने अणु काम आते? ये काफी इंपोर्टेंट है। तो एक अणु ग्लूकोज का निर्माण के समय जो RUBP का पुनरुत्पादन अवस्था है, उसमें ATP के दोस्तों कितनी ATP है वो खर्च हो जाती है एक ग्लूकोज के अणु के निर्माण के समय। तो दोस्तों करेक्ट आंसर कितना है? 6 ATP के अणु काम में आते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा 6 ATP के अणु क्या होते? खर्च हो जाते। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए दोस्तों। निम्न में से कौन सा हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण में सर्वप्रथम बनता है?
काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोल दिया है दोस्तों ये। मतलब प्रकाश संश्लेषण हो रहा है हरे पादपों के अंदर, तो सर्वप्रथम कौन बनता है ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है, कौन बनता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी क्या बनता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या होती है? मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का मतलब क्या? एक सरल शर्करा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। प्रथम उत्पाद कौन सा बनता है भैया? यहाँ पर एक सरल शर्करा जिसको बोलते हो ग्लूकोज। ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है? मोनोसेक्राइड का। और मोनोसेक्राइड एक्चुअल में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95। समस्थानिक जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अध्ययन में उपयोग किए गए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्टार लगाता हूं इस वाले क्वेश्चन पर, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसका जब अध्ययन किया गया तो उनमें से कौन कौन से समस्थानिकों का उपयोग किया गया था? तो आपको पता रखना है दोस्तों, एक तो ऑक्सीजन 18 और कार्बन 14। मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। कौन कौन से समस्थानिक का यूज किया गया था? कार्बन 14 समस्थानिक और ऑक्सीजन 18 समस्थानिक का उपयोग किया गया था। प्रॉब्लम नंबर दोस्तों देखते हैं 96 से। किन पादपों की पूलाच्छद कोशिकाओं में हरित लवक पाई जाती? अभी आपने डील किया था दोस्तों, कौन से पादप है उनके बंडल शीत सेल में या पूलाच्छद कोशिकाओं में क्या पाई जाती है? हरित लवक पाई जाती है। और हरित लवक पाई जाएंगे तो ये क्या करेंगे? CO2 का वापिस क्या करेंगे? पुनः स्थिरीकरण करते। कौन से पादप होते थे? C4 पादप। और कौन से कुल में अनेक C4 पादप पाए जाते हैं? ग्रेमिनी कुल में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 C4 पादप क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 97 से डील करते हैं दोस्तों। C4 पादपों में RuBP द्वारा CO2 का स्थिरीकरण कहां पर होता है? काफी इंपोर्टेंट है कि जो भी C4 पादप है उसमें जो RuBP है जिसके साथ CO2 आकर जुड़ती है, तो इसके द्वारा जो CO2 का स्थिरीकरण है दोस्तों वो कहां पर किया जाएगा? बंडल शीत कोशिकाओं में। बंडल शीत को हिंदी में क्या बोलते हो? पूल आच्छदे कोशिकाओं में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, पूल आच्छदे कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 98। C4 पौधों में कितनी प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं पाई जाती है? तो कितने प्रकार की पाई जाती है दोस्तों? 2 प्रकार की पाई जाती है। तो ये पता रखना है, C4 प्लांट में प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं कितने प्रकार की पाई जाती है? 2 प्रकार की पाई जाती है। 99 से डील करते हैं। C4 पौधों में पूलाच्छद हरित लवक की यह विशेषता है कि वह जो C4 प्लांट है इनमें जो बंडल शीत सेल्स है उनकी क्या विशेषता होती है दोस्तों? उनकी विशेषता क्या है? ग्रेना रहित एवं बड़े आकार का होता है, ग्रेना युक्त एवं बड़े आकार का होता है, ग्रेना रहित एवं छोटे आकार का होता है, ग्रेना युक्त एवं छोटे आकार का होता है। तो दोस्तों आपको एक बात तो याद से पता चल जानी चाहिए कि जो CO2 है उसका पुनः स्थिरीकरण का काम करता है। मतलब CO2 किससे जुड़ेगी? RuBP से जुड़ेगी। तो जो 99 है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहली बात तो ये अप्रकाशिक अभिक्रिया में होगा, मतलब क्या आएगा? ग्रेना रहित आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो गया। ग्रेना रहित होता है एवं बड़े आकार का होता है। तो ये पता रखना, जो बंडल शीत जो सेल्स है इसका हरित लवक की विशेषता क्या होती है? बंडल शीत सेल्स या पूल आच्छद कोशिकाओं में पाया जाने वाला जो हरित लवक है वो ग्रेना रहित होता है, मतलब उसमें ग्रेना नहीं होता है, एवं क्या होता है? इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। प्रॉब्लम नंबर 100 से डील करते। अत्यंत दक्ष प्रकाश संश्लेषी क्रिया एवं पूल आच्छद कोशिकाओं में हरित लवक का होना किसकी विशेषता है? मतलब यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है? दक्ष होती है, एक्सपर्ट होते हैं। उनमें पूल आच्छद कोशिकाओं में हरित लवक का होना कौन से पादपों की विशेषता होती है? तो कितनी बार मेंशन कर दिया दोस्तों, पूल आच्छद कोशिकाओं में हरित लवक का पाए जाना कौन से पौधों में मिलता है? केवल और केवल C4 पौधों में। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, C4 प्लांट में। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए दोस्तों। CAM पादप सामान्यतः होते हैं। किस प्रकार के जो पादप है वो सामान्यतः CAM टाइप के होते हैं? तो आपको ये पता रखना है दोस्तों, जो अधिपादप होते हैं वही किस टाइप के होते हैं? वही कौन से होते हैं? CAM टाइप के पादप होते हैं। कौन से होते हैं? अधिपादप। प्रॉब्लम नंबर 102 देखिए दोस्तों। C3 चक्कर में बनने वाला प्रथम 7 कार्बन वाला यौगिक, अब यहां पर इसने प्रथम नहीं पूछा है,
प्रथम पूछा लेकिन कितने कार्बन उपस्थित हो, जिसमें 7 कार्बन उपस्थित हो, तो वो वाला यौगिक कौन सा होता है दोस्तों, जो किसमें बनता है, C3 चक्कर में बनता है। तो 102 है दोस्तों, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, SHDP। तो ये आपको पता रखना है, SHDP जो दोस्तों ये यौगिक है, इसमें 7 कार्बन उपस्थित होते हैं और 7 कार्बन वाला ये प्रथम उत्पाद होता है C3 चक्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 103, C3 चक्कर में बनने वाला 4 कार्बन युक्त यौगिक। इससे पहले देखा था आपने 7 कार्बन वाला, और अब की बार कौन सा पूछ रहा है कि 4 कार्बन युक्त वाला यौगिक C3 साइकिल में कौन सा बनता है। तो आपको पता रखना है दोस्तों कौन सा बनता है, एक्जिथ्रोस P बनता है। कौन सा बनता है, एक्जिथ्रोस P बनता है, एक्जिथ्रोस P। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। तो आपको ये पता रखना जो एक्सिथ्रोस P है, इसमें कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए दोस्तों, शब्द एपोप्लास्ट व सिम्प्लास्ट किसने प्रयोग किया था, मतलब कौन सा वैज्ञानिक था जिसने एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट शब्द है इनको प्रयुक्त किया था, इनका प्रयोग किया था। तो हमेशा पता रखना मुंच नाम का वैज्ञानिक था। कौन सा वैज्ञानिक है, मंच बोल दो या मुंच बोल दो, एक्चुअल में ये मुंच है। तो मुंच नाम के वैज्ञानिक ने एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट शब्द इनका प्रयोग किया था, मुंच ने। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए दोस्तों, केल्विन चक्र की खोज के दौरान किसका प्रयोग किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है कि जब केल्विन चक्र की खोज का पता लगा था तो इस दौरान किसका प्रयोग किया गया था। तो आपको हमेशा पता रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 105 वाला। तो इसके दौरान केल्विन चक्र के दौरान किसका प्रयोग किया गया था, क्लोरेला का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या करेक्ट आंसर है। तो जो क्लोरेला है इसका उपयोग किया गया था केल्विन चक्र की खोज के दौरान। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है। जो भी प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें CO2 को सबसे पहले ग्रहण कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों RUBP, मतलब राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ये फुल फॉर्म होती है दोस्तों। RUBP होता है राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, जिसको क्या बोलते हो RUBP। ये क्या होता है, सबसे पहले CO2 को क्या करता है, ग्रहण करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 107, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश क्रिया से ऊर्जा किस रूप में अप्रकाशिक क्रिया में स्थानांतरित होती है। ये तो पहले बता दिया था मैंने, प्रकाशिक क्रिया में, प्रकाशिक अभिक्रिया से अप्रकाशिक अभिक्रिया में जो ऊर्जा होती है दोस्तों किसके रूप में स्थानांतरित होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए ATP के रूप में। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अदरवाइज ATP के रूप में स्थानांतरित होती है। प्रॉब्लम नंबर 108, गन्ने के पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन को यहां पर लेबल कर रखा है समस्थानिक 14 से C14 से। तो गन्ने के पौधे में मेलिक अम्ल में स्थिरीकृत होती है, इसमें CO2 का स्थिरीकरण करने वाली एंजाइम है। तो गन्ने का पौधा जिसके अंदर CM पद पाया जाता है, ठीक है। तो गन्ने के पौधे में जो उष्णकटिबंधीय होता है, ठीक है, तो इसमें कार्बन जो CO2 है वो मेलिक अम्ल में स्थिरीकृत होती है। मतलब CO2 का स्थिरीकरण किसमें होता है, मेलिक अम्ल में। तो इसमें CO2 का स्थिरीकरण करने वाली एंजाइम है, कौन सी एंजाइम है जो CO2 को क्या करती है, स्थिरीकृत कर देगी। तो दोस्तों वो वाली एंजाइम कौन सी होती है, पेप्को एंजाइम है। तो मतलब फोस्फोइनोल पायरुविक अम्ल कार्बोक्सिलेज, जिसको शॉर्ट में मैंने बोला था पेपकेज एंजाइम भी बोल सकते हो आप। फोस्फोइनोल पायरुविक अम्ल कार्बोक्सिलेज, यही दोस्तों वो एंजाइम है जो CO2 का स्थिरीकरण करती है, किसमें, गन्ने के पौधे में CO2 को मेलिक अम्ल में फिक्स करती है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न पर निर्भर नहीं करती है। 4 आपको ऑप्शन दे रखे, इनमें से एक ऑप्शन है जिस पर प्रकाश संश्लेषण की दर है वो निर्भर नहीं करती है। तो दोस्तों वो कौन सा कारक है जिस पर प्रकाश संश्लेषण की दर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश के समय पर निर्भर नहीं करती है। कोई जरूरी थोड़ी कि सुबह ज्यादा होता है प्रकाश संश्लेषण या शाम को कम होता है। तो आपको आंसर यही से मिल गया कि प्रकाश के समय पर निर्भर कभी नहीं करती है प्रकाश संश्लेषण की दर। तो फिर निर्भर किस पर करेगी, बिल्कुल तापमान पर निर्भर करेगा, प्रकाशीय गुण पर निर्भर करेगा। मतलब उस वाले प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य क्या होगी, प्रकाश किरण की तरंग दैर्घ्य क्या है, प्रकाश तीव्रता पर भी निर्भर करता है, प्रकाश वो किस इंटेंसिटी से आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन प्रकाश के समय पर कभी भी प्रकाश संश्लेषण की दर निर्भर नहीं करती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपके लिए, प्रकाश के समय पर। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए दोस्तों, 110 के अंदर मेंशन कर रखा है
प्रकाश संश्लेषण के लिए औसत तापमान है। जब भी प्रकाश संश्लेषण अच्छे तरीके से हो सके उसके लिए जो औसत तापमान एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, तो एवरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण के लिए औसत तापमान की जो रेंज है, ऑर्डर है, वो क्या होता है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रॉब्लम नंबर 111 देखिए, प्रकाशिक श्वसन किस दशा में होता है। अब की बार यहाँ पर संश्लेषण नहीं है, प्रकाशीय श्वसन बोला है, तो प्रकाशीय श्वसन के लिए किस प्रकार की दशा या किस प्रकार की कंडीशंस आवश्यकता है। श्वसन हो रहा है तो श्वसन के लिए पादप कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को। कौन सी गैस को बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो आपको यहाँ पर प्रकाशिक श्वसन होना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होनी चाहिए, मतलब उच्च ऑक्सीजन तथा निम्न CO2 की सांद्रता जब वातावरण में उपस्थित होगी तो उस दशा में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो ये कंडीशन किसको फेवर करती है, प्रकाशीय श्वसन को फेवर करती है, उच्च ऑक्सीजन तथा कम में CO2। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए 112 है, जीवाणुओं के प्रकाश संश्लेषण में किस वर्णक तंत्र का उपयोग होता है। मतलब जो जीवाणु होते हैं उनमें जो प्रकाश संश्लेषण उसमें किस प्रकार के वर्णक तंत्र का या फोटो सिस्टम का उपयोग होता है। तो ये दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, जीवाणुओं के अंदर केवल और केवल PS फर्स्ट पाया जाता है। कौन सा, फोटो सिस्टम फर्स्ट या वर्णक तंत्र फर्स्ट। तो जीवाणुओं के अंदर कौन सा पाया जाता है, केवल और केवल PS फर्स्ट होता है, उसी के अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113, प्रकाश श्वसन क्रिया किसमें संपन्न होती है। तो ये भी इंपोर्टेंट है, प्रकाश श्वसन की जो क्रिया है दोस्तों ये किसमें संपन्न होती है, प्रोक्सीसोम में संपन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। किसमें संपन्न होगी प्रकाश श्वसन की क्रिया, प्रोक्सीसोम में संपन्न होती है। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट आंसर है। प्रॉब्लम नंबर देखिए 114, निम्न में से किसे C2 चक्र कहते हैं। ये काफी इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों जब भी बात आती है C2 चक्र की तो C2 चक्र किसको कहते हैं, ग्लाइकोलेट चक्र को C2 चक्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ग्लाइकोलेट है, इसी को कौन सा चक्र कहते हो, C2 चक्र कहते हो। प्रॉब्लम नंबर 115, यदि ड्रोसेरा प्रकाश संश्लेषी पादप है फिर भी यह कीट आहारी क्यों है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मैं स्टार लगाकर मेंशन करता हूं। पादप का नाम भी पता रखना, पादप कौन सा, ड्रोसेरा। कौन सा पादप है, ड्रोसेरा पादप। किस प्रकार का पादप है, प्रकाश संश्लेषी पादप है, मतलब खुद भोजन का निर्माण कर सकता है, लेकिन फिर भी ये कीट आहारी क्यों है, कीटों का भक्षण क्यों करता है। और कीटों का भक्षण करने के पीछे एक ही रीजन हो सकता है दोस्तों, वो रीजन क्या होगा, क्योंकि ये इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। और नाइट्रोजन की कमी कब होगी, जब इनको ऐसी मृदा पर उगाया जाएगा जहां पर नाइट्रोजन की क्या होगी, कमी होगी। तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये कीटों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। कीट भक्षी पादप है एक प्रकार से, कौन सा, ड्रोसेरा। तो इसका कारण क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की कमी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट आंसर है। नाइट्रोजन के अभाव वाली मृदा में उगते हैं कौन, ड्रोसेरा पादप। तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं, इसीलिए ड्रोसेरा को कीट भक्षी पादप कहते हैं। और कारण क्या आएगा, नाइट्रोजन के अभाव वाली मृदा में उगते हैं कौन, ड्रोसेरा। प्रॉब्लम नंबर 116 से डील करती है। 116 में मेंशन कर रखा है, प्रकाश श्वसन किन पौधों में परिलक्षित होता है। मतलब यहाँ पर आपके पौधे प्रदान कर रखे, C4 हो गया, CM प्लांट हो गया, अल्पपादन पौधे हो गया और C3 हो गया। तो प्रकाश श्वसन है वो किन पौधों में परिलक्षित होता है, तो आपको पता रखना C3 के अंदर। C3 जो प्लांट है इसके अंदर ही क्या परिलक्षित होता है, प्रकाश श्वसन परिलक्षित होता है। प्रॉब्लम नंबर 117 से डील करते हैं, किन परिस्थितियों में हरित लवक में ग्लाइकोलेट एकत्रित होता है। और ग्लाइकोलेट चक्कर को आपने क्या बोला था, C2 चक्कर भी बोला था। C2 क्यों बोला था, इसमें कार्बन परमाणु कितने उपस्थित होते हैं, 2 उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर कौन सी परिस्थिति है जिसमें हरित लवक में ग्लाइकोलेट है दोस्तों, उसका क्या हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा, एकत्रित होने लगेगा। तो उसका कारण क्या है, अगर कम CO2 होगी तभी ग्लाइकोलेट जो क्या होगा, हरित लवक में एकत्रित होने लग जाएगा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कम CO2 पर ग्लाइकोलेट हरित लवक में एकत्रित होने लग जाता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, 2 करेक्ट होगा। प्रॉब्लम नंबर 118, किन पौधों में CO2 की निम्न संतुलन तीव्रता पाई जाती है।
मतलब ऐसे कौन से पौधे अगर जिसमें CO2 कम भी उपलब्ध हो रही है तब भी वो क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण को आसानी से अत्यंत दक्ष तरीके से कर सकते हैं। और वो प्लांट कौन से दोस्तों, C4 प्लांट है, क्योंकि इनमें पूल आच्छादित कोशिकाएं पाई जाती है, बंडल शीथ सेल्स पाई जाती है जिनकी क्रेंज शारीरिकी होती है और इनका जो हरितलवक है वो गरेना रहित होता है, काफी बड़ा होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, C4 प्लांट्स करेक्ट हो गया। प्रॉब्लम नंबर 119 देखिए, प्रकाश अवशन करने वाले पौधों में CO2 का स्थिरीकरण किस परिपथ द्वारा होता है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि ऐसे प्लांट जिनमें प्रकाश अवशन होता है उनमें उन वाले पौधों में CO2 का स्थिरीकरण कौन से चक्र के द्वारा होता है। तो ये हमेशा पता रखिए, केल्विन चक्र के द्वारा CO2 का जो स्थिरीकरण है, CO2 का जो फिक्सेशन है वो किस परिपथ के द्वारा होता है, केल्विन चक्र के द्वारा होता है। प्रॉब्लम नंबर 120, संतुलन प्रकाश तीव्रता का अर्थ है, मतलब यहाँ पर एक प्रकार से परिभाषा है, संतुलन प्रकाश तीव्रता का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों संतुलन प्रकाश तीव्रता का मतलब है श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं का समान हो जाना, तभी तो संतुलन बोलेंगे। संतुलन प्रकाश तीव्रता का मतलब क्या है, जितनी मात्रा में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है उतनी मात्रा में श्वसन हो। तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो गया। देखते हैं आंसर आ जाना चाहिए था इसका, तो कि श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं का समान हो जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश संतुलन प्रकाश तीव्रता कहलाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम नंबर 121, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हरे पादपों से भिन्न होते हैं। मतलब यहाँ पर तुलना करवा रहा है दोस्तों, हरे पादप मतलब प्लांट और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, इन दोनों के अंदर जो मुख्य अंतर किसमें होता है। तो ये आपको पता रखना है, मुख्य अंतर किसमें होता है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक में, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉन दाता के प्रकार में, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन को दान करने वाले भी दोनों में अलग अलग होते हैं। प्रकाश संश्लेषी क्रिया अनॉक्सीजेनिक होने में बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर उपरोक्त सभी, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। मतलब यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और हरे पादप तीनों के अंदर ही क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णकों में भी भिन्नता पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन दाता के प्रकार में भी भिन्नता पाई जाती है, और प्रकाश संश्लेषी क्रिया की अनॉक्सीजेनिक होने में भी क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। प्रॉब्लम नंबर 122, 122 से डील करते, फोटो रेस्पिरेशन का पदार्थ होता है, मतलब प्रकाश श्वसन का। यहां पर फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या, प्रकाश श्वसन है, उसके लिए कौन सा पदार्थ होता है, उसको कौन स्टार्ट करता है, प्रकाश श्वसन को। तो दोस्तों पता रखना, प्रकाश श्वसन के लिए होने वाला पदार्थ कौन सा, ग्लाइकोलेट है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश श्वसन का पदार्थ कौन होता है, ग्लाइकोलेट होता है। प्रॉब्लम नंबर 123, ट्रेसर तत्व होता है, कौन सा बोला है यहाँ पर, ट्रेसर तत्व। तो दोस्तों ट्रेसर तत्व कौन सा होता है, रेडियो आइसोटोप होता है, जिसके द्वारा आप उसको क्या करते हो, लेबल्ड करके आइडेंटिफिकेशन करते हो। तो ट्रेसर तत्व कौन सा होता है, रेडियो आइसोटोप होता है। जैसे आपने यूज किया था ऑक्सीजन 18 वाला, रेडियो आइसोटोपी का तो यूज किया था प्रकाश संश्लेषण में, ऑक्सीजन 18 हो गया और कार्बन 14 वाला हो गया था। तो यहाँ पर ये पूछा कि ट्रेसर तत्व है जिससे आप ट्रेस कर सकते हो कौन होती है, तो वो एक्चुअल में क्या होती है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होती है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक होते हैं। प्रॉब्लम नंबर 124, ब्लेडरवर्ड सनड्यू विंस फ्लाई ट्रैप के लिए सही जोड़ी को छाटिए। मतलब यहाँ पर ब्लेडरवर्ड, दूसरा बोल रहा है सनड्यू और थर्ड बोल रहा है विंस फ्लाई ट्रैप। इनके लिए आपको सही जोड़ी को यहाँ पर क्या करना है, अलग करना, विभेदित करना है। तो दोस्तों 124 के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ब्लेडरवर्ड की बात करेंगे तो उसके लिए कौन हो जाएगा, यूट्रिकुलेरिया हो जाएगा। और सेकंड वाला कौन सा, सन्यू, सन्यू के लिए कौन सा हो जाएगा, ड्रोसेरा हो जाएगा। और विनस फ्लाई ट्रैप के लिए कौन सा हो जाएगा, डायोनिया हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। ब्लेडरवर्ड के लिए यूट्रिकुलेरिया, सन्यू के लिए ड्रोसेरा और विनस फ्लाई ट्रैप के लिए डायोनिया हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 125 से डील करते हैं, प्रकाश अवशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो जो प्रकाश अवशन होता है उसके लिए 4 कथन में से दोस्तों एक कथन क्या है, गलत है, और आपको उसी गलत कथन को क्या करना है, पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। ये क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों।
प्रकाश अवसान किसमें संपन्न होता है? क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन आपको कौन सा चाहिए? गलत चाहिए, ये तो सही है। ये केवल दिन के समय में होता है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रकाश अवसान है दोस्तों केवल और केवल दिन के समय में होता है, यह भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड देखिए, ये विशेषता C4 पौधों में पाया जाता है। प्रकाश जो शोषण है वो C4 पौधों में नहीं पाया जाता है, तो ये वाला क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया दोस्तों। ये विशेषता है C3 पौधों में पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। जो प्रकाश अवसान है वो किसमें पाया जाता है? C3 पौधों में ही पाया जाता है, C4 में नहीं पाया जाता। तो कौन सा पहचानना था? गलत कथन। गलत कथन कौन सा हो गया? ये विशेषता है C4 पौधों में नहीं पाया जाता है, और यहाँ पर क्या लिख रखा है? C4 पौधों में पाया जाता है। तो ये क्या हो गया? गलत कथन। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 126, 126वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण, जिसको PAR भी बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण निम्नलिखित में से किस तरंग दैर्घ्य में आता? मतलब रेंज बतानी है। प्रकाश तरंग दैर्घ्य की वो कौन सी रेंज है विकिरण की, जो किसमें आती है? आपके PAR प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण की रेंज में आती है। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में भी इसको मेंशन कर रखा है दोस्तों। तो रेंज आपको पता रखना 400 टू 700 नैनोमीटर, ये ध्यान रखना है। 400 से लेकर जो 700 नैनोमीटर प्रकाश जो विकिरण की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो किसमें आती है? प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण में आती है, PAR में आती है, 400 से लेकर 700 नैनोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? फर्स्ट करेक्ट हो गया। प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों 127। C3 पौधों में अदीप्त अभिक्रिया के दौरान प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर उत्पाद क्या होता है? तो यहां पर पूछा C3 पौधे अदीप्त अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया? अप्रकाशिक अभिक्रिया हो गया के दौरान प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर उत्पाद। तो जो प्रकाश संश्लेषण का जो पहला स्टेबल उत्पाद बनेगा अप्रकाशिक अभिक्रिया में वो कौन सा होगा? तो दोस्तों कौन सा होता है? वो PGA। ये पहले भी बता चुका हूं मैं, 3PGA मतलब फोस्फोग्लिसरिक एसिड। कौन सा होगा दोस्तों? 3PGA मतलब 3 फोस्फोग्लिसरिक अम्ल होगा पहला स्टेबल उत्पाद। नेक्स्ट देखिए 128। निम्न प्रकाश तीव्रता के लिए अनुकूलित पौधों के विषय में क्या सही है? तो प्रकाश तीव्रता क्या है? निम्न है, तो उनके लिए अनुकूलन के विषय में, अनुकूलन के लिए पौधों में क्या सही है? पहला देखिए, इनकी पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है, तो गलत हो गया कि पहले प्रकाश की तीव्रता क्या आ रही है? कम आ रही है, और पत्तियां किसके रूप में रूपांतरित हो गई? कांटों में, तो फिर प्रकाश संश्लेषण बहुत कम हो पाएगा। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, इनमें सूर्य पौधों की अपेक्षा अधिक बड़े आकार की प्रकाश संश्लेषी इकाइयां होती है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। जो जहां पर भी निम्न प्रकाश की तीव्रता होगी उस वाले क्षेत्र में पौधों में क्या अनुकूलन होगा? इनमें सूर्य पौधों की अपेक्षा अधिक बड़े आकार की प्रकाश संश्लेषी इकाइयां। तो जो प्रकाश संश्लेषण करने वाली इकाइयां है उनका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 129, क्लोरोप्लास्ट जिसको हरित लवक बोलते हो, क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्लोरोफिल मतलब पर्णहरित कहाँ पाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था हरित लवक के 2 भाग होते हैं, एक तो ग्रेना होता है, एक कौन सा होता है? स्ट्रोमा होता है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि ये जो क्लोरोफिल जो पर्णहरित है वो कहां पर पाया जाता है? थाइलेकोइड में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। मतलब जो ये पर्णहरित है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में कहां पर पाया जाता है? थाइलेकोइड में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 130, निम्न में से किस श्रेणी के पादप प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त नहीं करते? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे कौन सी श्रेणी के पादप है जिसमें प्रकाश संश्लेषण तो होता है लेकिन जो ऑक्सीजन गैस है वो बाहर नहीं निकालते, ऑक्सीजन गैस को मुक्त नहीं करते? तो दोस्तों वो कौन से होते? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते, मतलब प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते, ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन को मुक्त नहीं करते। प्रॉब्लम नंबर देखिए 131, 131वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया का उत्पाद। तो प्रकाशिक अभिक्रिया का उत्पाद दोस्तों क्या होता है? उसके अंदर मैं आपको बता दूं, एक प्रकार से लौह
सल्फर प्रोटीन होता है। आयरन सल्फर प्रोटीन का उत्पाद होता है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ही क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नहीं तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, इसका उत्पाद क्या होगा, ऐसा उत्पाद होगा जिसमें आयरन सल्फर प्रोटीन उपस्थित होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड वाला। एक आयरन सल्फर प्रोटीन युक्त उत्पाद होता है प्रकाशिक अभिक्रिया का उत्पाद प्रकाश संश्लेषण में। प्रॉब्लम नंबर 132 से डील करेंगे। चालनी नलिका सदस्यों के कार्बनिक विलय के स्थानांतरण में क्या सहायक होती है। तो चालनी नलिकाओं के सदस्य वाले हैं दोस्तों, उसमें कार्बनिक विलय के स्थानांतरण में दोस्तों सहायक कौन होते हैं। तो उसमें सहायक कौन होते हैं, एक वाहक और एटीपी निहित संहिती प्रवाह। तो आपको ये पता रखना, उसमें एक तो आपको वाहक चाहिए, वाहक के साथ साथ क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, संहिती प्रवाह चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का। एक वाहक और एटीपी निहित संहिती प्रवाह, मतलब ऊर्जा का यहाँ पर क्या होगा, वे होगी या ऊर्जा खर्च होगी। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए दोस्तों। प्रकाश अवसन के दौरान ऑक्सीजन उपभोगकारी अभिक्रियाएं कहाँ होती है। तो ये आपको बताना है कि जब भी प्रकाश अवसन, संश्लेषण नहीं है, अब की बार कौन है, प्रकाश अवसन। तो प्रकाश अवसन के दौरान ऑक्सीजन उपभोगकारी, जहां पर ऑक्सीजन का उपभोग किया जाता है, ऐसी अभिक्रियाएं कहाँ संपन्न होती है। और क्रिया कौन सी है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। तो दोस्तों हमेशा पता रखिए कहां पर संपन्न होगी, ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा तथा प्रोक्सीसोम में। ये इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट मतलब जो हरित लवक है, इसके स्ट्रोमा में होती है, और साथ में कहां पर होती है, प्रोक्सीसोम में होती है। प्रकाश अवसन के दौरान ऑक्सीजन उपभोगकारी अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में तथा प्रोक्सीसोमों में संपन्न होती है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर डील मूव करते। प्रॉब्लम नंबर 134, 134वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। प्रकाश तंत्र सेकंड के उत्तेजित क्लोरोफिल अणु से निकले इलेक्ट्रॉनों का प्रथम ग्राही क्या होता है। तो जो पीएस सेकंड है, उसके उत्तेजित होने से जो क्लोरोफिल अणु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उनको ग्रहण करने वाला प्रथम सदस्य कौन सा होता है। तो दोस्तों पता रखिए प्रथम सदस्य कौन सा होता है, क्विनोन होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। पीएस सेकंड का जब भी उत्तेजन होगा, मतलब पीएस सेकंड का जब भी उत्तेजित अवस्था में आएगा, तो उससे जो क्लोरोफिल से जो अणु से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उनको ग्रहण कौन करता है, क्विनोन करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 135 देखिए। C4 पौधों की पत्तियों में CO2 स्थिरीकरण के दौरान मेलिक एसिड का निर्माण किसकी कोशिकाओं में होता है। मतलब जो C4 प्लांट है, उनमें जब भी CO2 का फिक्सेशन होगा, किसका निर्माण हो रहा है, मेलिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। तो मेलिक अम्ल का निर्माण है वो कौन सी कोशिकाओं में संपन्न होता है। तो दोस्तों कौन सी कोशिकाओं में संपन्न होता है, मीजोफिल कोशिकाओं में संपन्न होता है। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। मीजोफिल कोशिकाओं में संपन्न होता है मेलिक अम्ल का निर्माण C4 पौधों में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 136। C4 पौधों की पत्तियों में मेलिक अम्ल का संश्लेषण CO2 स्थिरीकरण के दौरान किसमें होता है। अब की बार क्वेश्चन दोनों देखो, यहाँ पर 135 है, उसमें तो क्या आया था, मीजोफिल कोशिका आई थी। अब की बार क्वेश्चन कौन सा, 136। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा दोस्तों, 136। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर होगा मध्य पूर्ण कोशिकाओं में। ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि C4 पौधों की पत्तियों में मेलिक अम्ल का संश्लेषण CO2 स्थिरीकरण के दौरान किसमें होगा दोस्तों, मध्य पूर्ण कोशिकाओं में संपन्न होता। मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 से डील करेंगे दोस्तों। 137 प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से C4 पौधे C3 पौधों की अपेक्षा अधिक कार्य कुशल होते हैं, क्यों। तो यहाँ पर दोस्तों तुलना की है एक टाइप से C3 और C4। तो C4 जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की दर उनमें अच्छी होती है, किसकी तुलना में, C3 पौधों की तुलना में। तो इसका रीजन क्या है, एक्चुअल में इसका कारण क्या। तो दोस्तों कारण ये कि है क्या, उनमें जो क्लोरोप्लास्ट है उनकी संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। बस तभी तो
जितने ज्यादा मात्रा में क्लोरोप्लास्ट हरी लवक उपस्थित होगा उतनी ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। तो किसमें ज्यादा होती है, C4 में। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उनमें क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक वो अधिक संख्या में क्या होती है, उपस्थित होती है C4 के अंदर। पूल आश्रित कोशिकाओं में भी क्या पाई जाती है, हरित लवक पाई जाती है, जिनमें ग्रेना रहित और बड़े आकार की उपस्थित होती है। नेक्स्ट वाला लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो सेशन का 138 138वां प्रश्न देखेंगे आप। प्रकाश तंत्र सेकंड के उत्तेजित क्लोरोफिल अणु से निकले इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम किसके द्वारा स्वीकारे जाते हैं, मतलब किसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। पीएच सेकंड से उत्तेजित हो रहे हैं अणु और इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम कौन ग्रहण करेगा, तो अभी ये पहले भी आ चुका है क्विनोन। ये देखिए पीएच सेकंड से कौन सा आ जाएगा, क्विनोन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है क्विनोन हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो में आपको प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार की महा मैराथन क्लास आपको और चाहिए यूट्यूब चैनल पर तो इस एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।